ये कौन लोग? अगर कोई समझता है कि ये बलोच हैं तो ये भी बड़ी अहमकाना सोच है। देखिए, बलोच जो हैं वो पाकिस्तान के लोग, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते जैसा ये लोग करते हैं। ये मिकदाद साहब कौन? कि जनरल मिकदाद, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि खुद एक सीरियन नेशनल है जिसका मुकाबला गैर सीरियन नेशनल लोगों के साथ है। आप नहीं समझते अब दुनिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए? गजा की जो 7 अक्टूबर की जंग है, तूफान अक्सा के बाद इस्लाम फोबिया की जो तासुरात थे उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया कि यूरोप के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने देखा है कि ये मुट्ठी भर लोग है भाई, कौन सी ताकत से ये लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाविया की 5th एपिसोड के साथ तज़मीन जावेद हाज़िर है। हमने 4 एपिसोड्स में बहुत से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू फ़रमाई और हमारी खुशनसीबी है कि जब भी हम इस तरह की डिस्कशंस करते हैं तो साबिर अबू मरियम साहब का ये कमाल होता है कि वो अपने जवाबात से ऐसे नुक्ते उठाते हैं कि जिसमें मज़ीद फिर हम लब कुशाई कर लेते हैं, उस पे सोचते हैं, उसको तफक्कुर करते हैं, उस पे गौर व फ़िक्र करते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग अपना दिमाग अप्लाई करते हैं उसके अंदर और फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकालते हैं। आपने देखा होगा कहीं कन्फ्रंटेशन का आपको कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा होगा और हम कन्फ्रंटेशन पे यकीन भी नहीं रखते। ज़ाविया का मतलब ही यही है, फॉर द पहले एपिसोड में भी मैंने यही कहा था कि पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र आपका भी मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा भी मुख्तलिफ हो सकता है, अगर वो इल्मी बुनियादों पे खड़ा हुआ है। अगर वो इल्मी बुनियादों पे नहीं खड़ा हुआ, तो वहाँ झगड़ा होता है। तो देख लीजिए माशरे में जहाँ भी झगड़े हो रहे हैं, उसकी बुनियाद ही यही है कि इल्म की कहीं न कहीं कमी है। जहाँ इल्म जो है वो ज़्यादा होगा और इख्तिलाफ़ राय भी होगी, लोग एक-दूसरे की बातों को समझेंगे। तो आज 5th एपिसोड है, आज बहुत से 2 मैंने बहुत कुछ था, 2 मौज़ूआत का इंतख़ाब किया है मैंने, जो कि इस वक़्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, आज अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। 4 एपिसोड्स हमने निकाल ली हैं, 5th एपिसोड पे हम आ गए हैं, देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक जारी है। सबसे पहले आपसे शिकवा है, मुझे शिकारपुर लेके नहीं गए, कैसा रहा आपका दौर शिकारपुर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपको शिकारपुर नहीं, आपको सब जगह लेके जाएंगे सही, और अच्छा रहा वहाँ पर। सही, एक सही। प्रोग्राम था फ़लस्तीन हुँ, के हवाले से। सही। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको हवाला दिया था कि 2 बहुत बड़े इवेंट्स कराची में कराए, उसकी मीडिया ने कवरेज की, फ़लस्तीन के कॉज़ के हवाले से इसमें एम्बेसडर्स आए, इसमें पॉलिटिशियंस आए और साबिर अबू मरियम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे पॉडकास्ट में वो बैठे हुए हैं या हम कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साबिर साहब, इस हफ़्ते बहुत ही पाकिस्तान के अंदर बीएलए की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ आपने देखी होंगी और आपने कल उसपे ट्वीट भी किया और अफ़सोस ये होता है कि हमारे यहाँ बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, वो अपने मकासद में कामयाब भी हो जाते हैं हिजान फैलाने की हद तक। ठीक है, उनको मार जो पड़ जाती है, लेकिन अब इसका पायदार हल क्या है बलूचिस्तान के मसले का? देखिए, वाक़ईन ये बहुत ही अफ़सोसनाक है कि बलूचिस्तान के इलाके में आए दिन कोई ना कोई इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं और एक ग्रुप है जो पीएलए है, वो आकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करता है। और फिर अब तो खुलकर हमने देख लिया कि किस तरह वो सैकड़ों की तादाद में आए और उन्होंने ट्रेन के ऊपर जाफ़र एक्सप्रेस को पहले उन्होंने हाईजैक किया, उसके बाद वहाँ पे लोगों को कत्ल किया, यरगमाल भी बनाया लोगों को और बाद में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। होना ये चाहिए कि इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके 2 पहलू हैं। एक है कि अस्करी हवाले से ये जो अस्करी जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अगर कोई समझता है कि ये बलोच हैं, तो ये भी बड़ी अहमकाना सोच है। देखिए, बलोच जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, जैसा ये लोग करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये या तो इनके अंदर जिसको कहना चाहिए कि ये कुछ एजेंट कुव्वतें हैं, जिन्होंने इस तरह के ग्रुप्स को पैदा किया है पैसे की खातिर, और गैर मुल्की जो एजेंसियाँ हैं, उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो खुलासतन मैं कहना चाहता हूँ, सारी अगर डिबेट को मैं कंक्लूड करूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है, जिसका मकसद है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को कर्टेल करना, उसको दबा के सप्रेस करना, और उसमें एक बड़ा हाथ अमेरिका, इसराइल के साथ-साथ हिंदुस्तान का भी है। सही। ये ऐसी वो मुसल्लस है तीनों की कि जो कभी भी पाकिस्तान को खुशहाल, ताकतवर, मजबूत, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना ये नहीं चाहते। सही। इनकी दुश्मनी मतलब ये ट्रोइका है एक तरह का बना है। हुआ है, सही है। और इसमें कुछ अनासिर मिल गए इनके साथ, कुछ अच्छा। देखें, मुमकिन है कि ये नाराज़ लोग हों, लेकिन कोई अपने घर के लोगों को इस तरह से मारता है कोई, अगर वो नाराज़ हो जाता है तो लिहाजा मैं ये यकीन नहीं करता कि ये घर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। ओके।
अगर ये बलोच भी होते, जैसा कहा जाता है कि भाई बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है बलोचों, ठीक है, ज्यादती से मुराद क्या है? हमने देखा है मुजाहरे होते हैं, रैलियां होती हैं, लाठीचार्ज यानी हर किसी पे होता है, गिरफ्तारियां सबकी होती हैं, और भी मसाइल हर कौम के साथ हैं, लेकिन किसी एक कौम को ये कह के बढ़ावा देना कि सिर्फ इनके साथ हो रहा है क्योंकि ये बलोच है, नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो अगर हो भी रहा है, चले मान लिया, चले इनकी बात मान ली, अगर हो रहा है तो क्या बलोच का ये राइट है कि वो किसी दूसरी कौम को कत्ल करना शुरू? लिहाजा मैं समझता हूँ कि बलोच ये नहीं करता, सही। बलोच हरगिज ये काम नहीं करता, ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। ये इन्होंने लिबादा हमारा ओढ़ा हुआ है, हम बलोच हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, नहीं, और उसमें हमने ये देखा ना कि जब ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, हिंदुस्तान का मीडिया पूरा ऐसा लग रहा था खुश मुहिम था, चला रहा है, और खुश, और बाकायदा ऐसा लग रहा था कोऑर्डिनेशन है। जी बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन है, तो ये ज़ाहिर बात है क्रेडेंस तो मिल रही है इन सब बातों में कि ये सब लिंक्ड है अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान से। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो खुश कौन होता है? क्या बलोच खुश थे? कौन सी कौम खुश थी, आप मुझे बताएं? कोई कौम खुश नहीं थी। राइट। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता यहाँ पर कि बलोचों को ब्लेम दिया जाए, हरगिज बिल्कुल, बिल्कुल, हरगिज नहीं देना ज़ाहिर बात, चाहिए। इन ज़ाहिर बात। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इनका कलाकमा किया सही है। जाए, इस फितने को जड़ से उखाड़ना चाहिए। इसके लिए सिर्फ अस्करी फौजों का, जो अस्करी फोर्सेज हैं, फौज है, फोर्सेस। जो इदारे हैं, इनका सिर्फ काम नहीं है। इनका काम तो है कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है। नहीं, आप नहीं समझते कि सियासी से देता हूँ, जमातों को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इसी तरफ जा रहा था कि एक उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने मुसल्लह तौर पे इनको सही। क्वाश करना है। एक हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो अवाम हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, समाजी तंजीमें हैं, एनजीओज़ हैं, आप जैसे जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, मारूफ शख्सियात हैं, ये क्या करें, कौम के अंदर इत्तेहाद, यकजहती के उनसर को बढ़ाएँ, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाएँ। जब ये बढ़ेगा, तो ऐसे लोगों को फिर ये जगह नहीं मिलेगी। और हाँ, एक बात और ज़रूर है कि मसाइल कहीं पर भी हों, उससे भी सरफ़ नज़र नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर बलूचिस्तान के अंदर मसाइल हैं, और यकीनन है, ये हर जगह पे है मेरे भाई, हर जगह पे है। क्या वो सिंध में नहीं है, केपीके में नहीं है, पंजाब में हर जगह है। हाँ, अगर बलूचिस्तान में मसाइल ज़्यादा हैं, मुश्किलात लोग हैं, ये कहते हैं कि वहाँ के जो मसाइल, मिसाल के तौर पे सिंपल, वहाँ से गैस निकलती है, तो सबसे पहले हक बलूच का ही है ना कि उसको बिल्कुल पहले सही बात है। देखिए, उस पे गवर्नमेंट को रीएड्रेस करना चाहिए। एड्रेस मैंने करना। लास्ट टाइम भी कहा था कि अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। कहीं कोई गलती हो रही है, गलती को मान लेना कोई गुनाह नहीं है भाई। सही है। हुकूमत भी गलती मान सकती है कि भई हमसे ये गलती हो गई, हम भी ये गलती मान सकते हैं कि हमसे यहाँ गलती हो गई। ये तरीका नहीं है कि आम आवामों को रोककर ट्रेनें हाईजैक करके, कौन धमाके कोई करके तरीका सिक्योरिटी नहीं है। फोर्सेस आवाम और लोगों को मारें, ये तो कहीं काबिल कबूल और नहीं है। मैंने भी जैसे नाज़रीन अपने फ्रंटलाइन के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, आज पॉडकास्ट के ज़रिए भी ये बात कह दूँ, बलूचिस्तान के मसाइल बिल्कुल नहीं, जैसे साबिर साहब ने भी कहा, और उनके जो गुमशुदगी होती है जबरी तौर पे, और बहुत मसाइल हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें हैं, और उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के मसले नहीं हैं, जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द, जो वहाँ बीएलए के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाई है, मगर बीएलए को ये राइट नहीं दिया जा सकता उनकी दहशतगर्दी का, उनके खिलाफ एक फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे साबिर साहब कह रहे हैं कि वो बलूच कौस के साथ जो है वो सिंसियर नहीं है। और यहाँ तक था साबिर साहब कि जब ये वाक़या हुआ था, तो इस तरह की खबरें चलना शुरू हो गई सोशल मीडिया के अंदर कि खुद बीएलए के लोग मग़वियों को छोड़ रहे हैं। ये इंप्रेशन देने के लिए कि वो कितने दयालु हैं, कितने नर्म दिल हैं। बाद में पता चला कि वो एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे थे। यानी ये कि वो ये देख रहे थे कि ये कहाँ कहाँ से हैं, ऐसे हैं। तो ये कल डीजे एसपीआर साहब ने इस पर पूरी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर आला सरफ़राज़ बुख्ती साहब भी उसमें मौजूद थे। देखते हैं कि क्या उसका निकलता है। बहरहाल ये पाकिस्तान की वजह से था। आज हमारा थोड़ा-सा वक़्त मुख़्तसर है, लेकिन हमें गुफ्तगू को समेटना भी है। सीरिया की तरफ चलते हैं, और सीरिया के हवाले से पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे कहा था कुछ पढ़ के आए, तो मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ चीज़ें निकाली है। हाँ, और चीज़ें मैंने आप जो है, बाइल्म नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह कुछ कुछ चीज़ें कमी-पेशी रह जाती है इंसान से। ज़ाहिर बात है मिडल ईस्ट पे जिस जगह आपका अबूर है, ऑब्वियसली हम उस पे थोड़ा-सा सिर्फ़ नज़र हो जाती हैं हमसे चीज़ें। बहरहाल, ये मिक़दाद साहब कौन है? ये आपने जो सवाल किया है, यकीनन आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जनरल मिक़दाद जो है इस वक़्त पहले भी ये रेजिस्टेंस फ़ोर्सेस के अंदर रहे, सही है। और जो अलवी ग्रुप है जी। उनके, जो अलवी फ़िरके के लोग हाँ, हैं, ये उनसे बिलॉन्ग करते सही हैं। है। और वहाँ पर ये पहले फ़ौज के अंदर भी क्या कहना चाहिए कि सर्विसेज़ ये कर चुके हैं, अरब सीरियन आर्मी सही के है। अंदर। और ये जो इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने जो एक नया ग्रुप इन्होंने तश्कील दिया है, जनरल मिक़दाद फ़तिहा ने, फ़तिह। उस ग्रुप का मकसद भी उनका यही है कि सीरिया के अवाम को बचाना है। क्यों क्यों बचाना है? देखें, उनका ये मकसद है कि सीरिया इस वक़्त, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कि गैर मुल्की लोगों के कब्ज़े में है। चेचन हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, ये सारे हैं। तो बहरहाल, ये जहाँ तक आपने सवाल किया कि जनरल मिक़दाद कौन है, वो खुद एक सीरियन है।
उसका जो आसान जवाब है जो लोगों को समझना अलवी है ये? अलवी है, सीरियन है और सीरियन नेशनल है और वहीं पैदा हुआ है। उलुल बास एक कोई तंजीम है जो इन सबको जोड़ के रख रही है यहाँ पे? उलुल बास वो अच्छा, उनका ग्रुप है अच्छा, जिसका इन्होंने कोड वर्ड 313 रखा है, अच्छा, 313। ओके। तो इस पर फिर हम कभी थोड़ा सा चीज़ें अभी इसकी ज़ाहिर है कि खुलेंगी तो कभी तफसील नहीं, से तो हम चीज़ें खोल रहे हैं ना आपके सामने। के वजाहमत के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इसकी बुनियादी वजह है कि जनरल मिकदाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि खुद एक सीरियन नेशनल है जिसका मुकाबला गैर सीरियन नेशनल लोगों के साथ है, जो समझना चाहिए। गैर सीरियन बाकी नेशनल चीज़ों में लोगों के जाए बगैर साथ है। हाँ, अच्छा। नहीं, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 8 दिसंबर को बशर अल असद की हुकूमत गिरी, ठीक है? अच्छा, ये मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत तहकीक की, तो ये जो जितने भी रेजिस्टेंट ग्रुप्स बने अहमद शरा की मुखालफत में या हैयत तहरीर शाम की मुखालफत में, उन्होंने 2-3 महीने लिए अपने आप को रीग्रुप करने में। अच्छा, इन्होंने जो नैरेटिव अपना बनाया है, पूरा बयानिया जो बनाया है इन्होंने, वो ये है कि इसराइल को हमें भगाना है और शाम के अंदर जो है वो एक ऐसी हुकूमत कायम करनी है कि जो इनका अवामी हुकूमत हो। अभी तक की जितनी भी मैंने थोड़ा बहुत खंगाले पिछले 2-3 माह के अखबारात, मुझे एक भी अटैक इसराइल के ऊपर इनकी तरफ से भी नज़र नहीं आ रहा। किसकी तरफ से? ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, जो इस हुकूमत के खिलाफ जो बन रहे हैं। नहीं, ऐसे अटैक्स हुए हैं। अगर आप थोड़ी-सी और अगर तहकीक करें तो आपको मिलेगा कि जनवरी के महीने में लास्ट जनवरी में 26 जनवरी के बाद की तारीखों में देखें तो इस्राइली फ़ौज पर इस ग्रुप ने बाकायदा अटैक किया। मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है मेरा आर्टिकल मौजूद है। पूरी तफसील से मैंने 2 ढाई पेज का एक मकाला लिखा है इस पर और पूरी तफसीलात उसमें लिखी हैं कि किस तरह उन्होंने कुनैतरा के मकाम पर गासिब इसराइली फ़ौजों के साथ कन्फ्रंट किया है और कई घंटों तक उनको एंगेज किया है, जिस पर इसराइली फ़ौज पीछे हटने पे भी अच्छा। मजबूर हुई है हुँ। कुछ मकामात पर। तो ये ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं किया ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप की इस वक्त जो मुश्किल है वो यही है कि वो अपने लोगों को अभी डिफेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर तरफ उनको कत्लेआम किया जा रहा है। जोलानी की जो फोर्सेज हैं वो बेरहमाना तरीके से लोगों को कत्ल कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसकी एक वजह यही है कि वो खुद सीरियन नहीं है, वो बाहर से आए हैं। वो सीरियंस को एक बड़ी कोई हीच और बड़ी कोई एक जिसको कहते हैं ना कि तौहीन आमेज चीज खुद अहमद शरा भी सीरियन नहीं है। सीरियन नहीं। सीरियन अब नहीं है। जब उनके साथ वो ये कर रहे हैं गैर सीरियन लोग, तो वो अपने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। और अभी देखें, अभी प्रायोरिटी क्या है? लोगों को बचाना है और इसराइल उनका बुनियादी हदफ है। इसराइल के ऊपर तो कोई इस रेजिस्टेंस का कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। ये जो सीरियन फ़ौज के अंदर भी एक उनसर था ना जो अरब आर्मी में, आप आज तक आप देखेंगे जो सीरियन अरब आर्मी है, किस तरह सस्टेन कर रही थी? क्यों आखिर इसराइली फ़ोर्सेस सीरियन अरब आर्मी के ऊपर अटैक नहीं करती थी या कोई कन्फ्रंटेशन वो नहीं होती थी? क्योंकि बिलाखिर एक भरम था कि उनको ये पता था कि इस फ़ौज के अंदर एक एंटी इज़राइल एलिमेंट मौजूद है। अगर इज़राइल ने कोई रास्ता दिया, कोई अगर कोई लूप होल छोड़ा, तो रिएक्शन आएगा और हुँ। फिर रिएक्शन के लिए इनके पास जो कहते हैं कि एयर फोर्स और बाकी चीज़ों की भी सलाहियतें सही। बेशक इसराइल के मुकाबले में मुकाबले की नहीं थी, लेकिन मौजूद थी। तो इसराइल ने कभी हिम्मत नहीं की किया हिम्मत नहीं की इन्होंने। कि अपनी फ़ौजी इन्वेजन को आगे बढ़ाए। उसने फ़दाई हमले किए, नहीं, अंदर नहीं आए वो। नहीं, कभी भी नहीं है। गोलान हाइट्स पर जब तक उनका कब्ज़ा था अच्छा। 73 के बाद, उन्होंने अच्छा, कभी आगे बढ़कर पहले की तो बात। नहीं मचा। सही है। जैसे ही सीरियन गवर्नमेंट फारी हुई है, बशार अल असद भागे हैं, उसके बाद से मुसलसल अगले ही लम्हे में उन्होंने अपनी फ़ौजों को 20 किलोमीटर अंदर भेज दिया है। इस वक़्त 12 मील दमिश्क से दूर इसराइली फ़ौजें बैठी। अच्छा, ये जो वहाँ से जो इनकी पेनिट्रेशन हो रही है, ये वही इलाके हैं लटकटिया लाटाकिया क्या नाम है? ताकिया, लाटाकिया और जो वो साउदर्न तरतूस है। तारतूस है, साउदर्न कोस्टल एरियाज़ हैं ये, जी, बिल्कुल। वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल और ये रेजिस्टेंट ग्रुप और ये वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोस्टल रेजिस्टेंस कहा जा रहा है इसको। लेकिन साबिर साहब बहुत रेजिस्टेंट ग्रुप वहाँ स्ट्रॉन्ग है वो, तो वो कैसे पेशकदमी कर रहे हैं? तो वहाँ कोई नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही? ये रेजिस्टेंट ग्रुप वो वाला रेजिस्टेंट ग्रुप नहीं है कि जो पहले से एग्ज़िस्ट करता था। अच्छा, वो रेजिस्टेंस जो उस वक़्त थी, जो दाइश के खिलाफ जब वहाँ पे जंग हो रही थी या दाइश के खिलाफ जो मुज़ाहमती गिरोह वहाँ थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे थे गिरोह। ओके, वो तो बशार अल असद के जाने से पहले वो चले गए, सही है। क्योंकि जब बशार अल असद के जाने का वक़्त था तो आपको याद है कि अरब आर्मी की एक बड़ी तादाद ने वो सरेंडर कर दी। हुँ, सरेंडर क्या, वो उनके साथ कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो लड़ाई में नहीं उतरे। जब वो नहीं उतरे तो आधी से ज़्यादा फ़ौज जब घर बैठ गई, तो जो थोड़े से बचे थे वो भी साइड हो गए हुँ, और जो आकर इनको दिफ़ा कर रहे थे, जिसमें आपको पता है कि ईरानी थे, सही, लेबनीज़ थे और बाकी लोग थे, फिर वो भी अपने ठिकानों को छोड़ गए। ठीक है। क्योंकि मकामी फ़ौज ने लड़ने से इनकार किया तो वो सब चले गए। जब चले गए तो रेजिस्टेंस खुद ब खुद ऊपर से नीचे तो गिर। ये मुझे मैं समझ गया आपका नुकता। 6 मार्च को इस रेजिस्टेंट ग्रुप ने अपनी पहली कार्रवाई बाकायदा सीएन फोर्सेस के खिलाफ, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके जो ऑफिशियल्स उनके खिलाफ की, एम्बुश किया, 8-9 उनके लोगों को जी, मारा। बिल्कुल।
फिर यहाँ तक रिपोर्ट होता है कि एम्बुलेंसेस के अंदर भी जब उनको ले जाया जा रहा था, तब भी मारा। अब एक सवाल मैं पैदा करता हूँ, लोग जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है? उसके अंदर मैसिव किलिंग हो गई है, मतलब 1000 से ज़्यादा का फिगर अब आ गया है। 4000 लोग मारे जा चुके 4000 वो लेकिन वो सीरियन जो शहरी हैं, 4000 सीरियन शामी शहरी मारे जा चुके हैं, वो आम लोग मारे जा चुके ठीक है, और इसमें सीरियन ऑब्जर्वेटरी जो यूके ग्रुप है, उसने भी इसमें जो सीरियन मॉनिटर ग्रुप है, वो भी इसने भी रिपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, आगाज़ तो उन्होंने किया ना। नहीं, ये सवाल यहाँ पे थोड़ा-सा इसके अंदर वो है, आगाज़ इन्होंने नहीं किया, आगाज़ जोलानी और उनके दहशतगर्दों ने किया। सीरिया किसका है? सीरियन अवाम का है, सही। दहशतगर्दों का नहीं है। जिन दहशतगर्दों को अमेरिका गैर मुल्की मदद और असले के साथ सीरिया के ऊपर वो किया गया, क्या कहना चाहिए कि क्या कहते हैं इसको कि मुसल्लत किया गया, गलती उनकी है या जो मकामी शहरी हैं उनकी है? गलती उन चेचन की है, उज़्बेक की है, ताजिक, अफ़गानियों की और पाकिस्तानियों की और उनकी तुर्कों की है, या उन सीरियंस की है जो मकामी हैं? गलती उनकी नहीं है, रेजिस्टेंस की गलती नहीं है, रेजिस्टेंस डिफेंस कर रही है। ठीक है। रेजिस्टेंस ने जब ये सारे हालात और वाक़यात हो गए, उन्होंने देखा कि भई ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, उन्होंने अपने आप को तैयार किया और अब तैयारी के बाद जब उन्होंने मुनासिब वक़्त जाना, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया कि हम अब रेज़िस्ट करेंगे। हम ये नहीं चलने देंगे मज़ीद, क्योंकि पहले ये था कि देखा ये जा रहा था कि बहुत अनकरीब कोई अवामी रेफ़रेंडम होगा, कोई अवामी इलेक्शन के ज़रिए इस मुल्क की एक अवामी हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन जोलानी ने खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। कंसोलिडेट किया, ठीक सही है, है। कंसोलिडेट करके खुद को उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया है। सिस्टम तो फ़ॉल हो गया ना अब तो। अब तो है ही नहीं सिस्टम, अब तो बदमाशी है। नहीं, लेकिन आईन उन्होंने शायद जारी कर दिया है गालिबन, देखिए, अबूरी आइन आईन। आइन जारी कर देना, आपकी अपनी हैसियत क्या है कि आपने आइन जारी किया? आप तो खुद गैर आइनी, आप किस अथॉरिटी से बने नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट? साबिर साहब ये भी तो है ना कि ये जो मैसिव किलिंग्स हुई हैं, जिसको वही इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कर रहा है, जो सीरियन मॉनिटर सेल है, जो यूके से चल रहा है, ये वही ग्रुप्स हैं कि जब बशार अल-असद जुल्म करते थे, मुबैना तौर पे, तो वो भी ये रिपोर्ट करते थे। तो यानी देखिए, अब फैक्चुअल चीज़ें हो रही हैं ना कि वो भी गलत हो रहा था, अब ये भी गलत हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। बशार अल-असद ने कब मारा लोगों को, आप बताएँ? कहाँ पे मारा है? किसको मारा है? क्या दाइश के लोग, शाम के लोग थे, जो दाइश में आकर लड़ रहे थे? ये तो जो सब वही वाली बात देखिए ना, मेरी बात कोलैटरल नहीं, डैमेजेस ज़्यादा हो गए ना। कोलैटरल डैमेज नहीं, देखिए ये जो दाइश के दहशतगर्द हैं, जो आज चेचन है, उज़्बेक हैं, ताजिक, बार-बार मैं बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स हैं। ये सारे कौन हैं? ये सारे दाइश में लड़ रहे थे उस वक़्त, दाइश की तरफ से लड़ रहे थे। अगर इनको बशार की फ़ौजें मार रही थी, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कर रही थी। इसको मैनिपुलेट कौन कर रहा था? वेस्टर्न मीडिया कर रहा था। फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बनाई जा रही थी, हमारे पास उसके प्रूफ्स हैं। क्या स्टोरी है? 20 लोगों को वो जमा करते थे, एक ग्रुप था व्हाइट हेलमेट्स। वो कहीं पर 20 लोगों को जमा किया, गाड़ी खड़ी की, एक को उधर रखा, किसी को लिटा दिया, सही है, किसी पे खून डाल दिया। ये होता है। फ़िल्मिंग की जा कोरियोग्राफ्ड फ़िल्मिंग की वीडियोज़ जा होती रही है। हैं। हाँ, ये वॉर वीडियोज़ दिखाते हैं खून लगे वीडियो बना के सही। फिर उसको वो नशर कर रहे थे, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। वो कहते थे कि भई ये बशार ने किया, भई बशार ने ऐसा नहीं किया, ये झूठ है। अगर कहीं 1 मिलियन लोग 21वीं सदी में मार दिए, 4 लाख लोग मरे हैं, कह रहे चले हैं। 4 लाख 4 लोग लाख अगर मरे हैं। मार दिए, 4 लाख कोई थोड़े लोग होते? यानी कोहराम मच जाता है। मतलब उस यूएन रिपोर्ट्स में जैसे पहले मैंने कहा कि दोनों फरीकैन को जो लेकिन जंगों में थी मुलव्वस उन सबको ब्लेम दिया गया है और वही अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब जो सीरियन उस जो गवर्नमेंट है इस वक्त की अहमद शरा की वो जो जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक नुक्ते को ठीक करना चाहिए कि जो दोनों को उन्होंने ब्लेम दिया, यही उनका गैर आदिलाना रवैया है कैसे? कि दाइश भी गलत है और बशार अल-असद भी गलत है। ये कैसे हो सकता है? वो डिक्टेटर था। नहीं, डिक्टेटर होना कोई ये गलती नहीं है, तो फिर बाकी लोग कौन हैं? बाकी जो अरब दुनिया के हुक्मरान हैं, वो क्या हैं? तो आज तक उनके बारे में तो इन इदारों ने नहीं कहा था। जो लोगों को फांसियाँ दी जाती हैं, आज जो सऊदी अरब के अंदर जो ख़ानदान के लोगों को कैद करके रखा हुआ है, शहज़ादों को सही। जिलावतन करके रखा हुआ, रॉयल पर्च के नाम पे। उसके बारे में तो ये सारे यूके के जो ऑब्जर्वेटरी और बाकी लेकिन लोग साबिर ये साहब आप रिपोर्ट ये नहीं नहीं देते। समझते थे कि ये बाइस्ड है। फर्स्ट 4000 आप कह रहे हैं कि रिपोर्टेड डेथ्स हो चुकी हैं इस अरसे के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर। क्या ये मुमकिन नहीं था कि इसको इन इन अमवात को रोका जा सकता था? क्या बिल्कुल, ये शामी ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे? बिल्कुल ये रोका जा सकता है, लेकिन कौन रोकेगा? तुर्की इस जंग का पार्टनर है, उसने फ़ौजें भेजी हुई हैं। अमेरिका इस जंग का ईंधन बढ़ा रहा है। इसराइल इस जंग का बेनिफिशियरी है। ठीक है? अब रोकेगा कौन? जिनसे दुनिया उम्मीदें लगाती है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो तो सारे इसके मुलव्विस हैं। वो तो इसको खून-खून करने के लिए, और जो लोग कत्ल कर रहे हैं, वो तो खुद शामी नहीं है। हुँ, वो तो फिर शामी अवाम कहाँ जाएँगे बेचारे? सही।
अगर ये ये बात आप 100% कन्विक्शन से कह रहे हैं कि जितने उनके फाइटर्स हैं सब फॉरेन 98% 98%। सारे बोल रहे हैं। उनके अच्छा। हुलिये देखें, उनकी बात करने का तरीका अच्छा। देखें, क्या वो अरबी बोल रहे हैं? सही। क्या वो सीरियन लहजे में बात करते हैं? वो अपनी ज़बानें बोल रहे हैं, खुल के सामने आ रही है। सही। आप उनकी इंग्लिश सुने, उनकी अरबी सुने, उनकी सही। बातें सुने, आपको पता चल जाएगा। सारी मीडिया आज तो मीडिया बहुत तेज़ है, सही। ठीक है? फिर जिस तरीके से वो सफाकियत कर रहे हैं, वो सफाकियत वही दाइश वाली सफाकियत है। जिस वक़्त वो दाइश नहीं, में थे औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है। जिस वक़्त वो दाइश में थे, वो उस वक़्त भी ऐसे ही कर रहे थे। औरतों बच्चों को अभी फिर उनको अपना वही याद आ गया, पुराना ज़माना, दाइश की नहीं, तो अहमद शरा ये कह रहे हैं कि हम इस पे तहकीकात करवाएँगे। तहकीकात क्या करवाएँगे? उनको चाहिए था कि पहली बात तो ये है कि अगर वो तहकीकात से पहले तो वो अपनी हैसियत को डिफ़ाइन करें कि मैं खुद कौन हूँ। वो अपने बारे में सब क्लियर सब करें। बात ये देखिए, है ना, मेरी बात सुनो। नहीं बात सुनिए, रेजिस्टेंट ग्रुप अपनी कोशिश करके उनको डिलेजिटिमाइज़ तो कर रहा है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन दुनिया ने एक्सेप्ट तो कर लिया ना उसको। दुनिया ने एक्सेप्ट तो इसराइल को भी कर लिया है। तो क्या इसराइल ठीक हो गया? नहीं, लेकिन उसके इसराइल पास को एक ठीक मान स्ट्रेंथ लें। है, पावर है, फॉर द टाइम बीइंग उसको काम करने दें। देखिए, ये सारी चीज़ें इसराइल के पास भी थी। फिर तो हम ये कहेंगे ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप इसराइल को छोड़ दें। वो गज़ा में उसने 50,000 लोगों को कत्ल किया है और लाइव जेनोसाइड हमने अपने मोबाइल, टीवी पे देखी है। अब इस लाइव जेनोसाइड पे हम आँखें बंद कर लेते हैं। तो ये जोलानी और इसराइल एक ही चीज़ की, एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। एक ही फ़ॉर्मूला है, एक ही टेक्नीक है। ये सिर्फ़ जो कुछ हो रहा है, ये शाम को तक़सीम करने के लिए किया जा रहा है। और जो रेज़िस्टेंस फ़ोर्सेस हैं, उनका ये टारगेट है कि वो शाम को तक़सीम होने से बचाएँगे। सही। चाहे को कुर्बानी देना पड़े, और कुर्बानी देना पड़ेगी, इसके बगैर नहीं होगा। ये पहले भी ऐसा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल गेम है। ये एक जैसा नहीं रहेगा। अगर बशारुल असद चला गया है, वहाँ पर आज जोलानी कत्लेआम कर रहा है, ये कत्लेआम ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जारी रहने वाला नहीं है। ये खून जो है मज़लूमों का, ये ज़रूर ये उठेगा और इसका इंतकाम भी लेगा। चाहे वो जनरल मिक़दाद हो, कोई भी हो। अभी ये इनिशियल स्टेजेस हैं। अभी नेक्स्ट स्टेजेस इसकी आना बाकी है। लेकिन जो आदिलाना बात है ना, जो आकिलाना है, सही। वो ये है कि देखें, आप किसी ज़ुल्म को किसी के फैब्रिकेटेड कहानी के साथ जोड़ नहीं सकते। यानी अब इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, मासूम बच्चे, एक मेरे पास अभी कल एक तस्वीर सीरियन मेरे दोस्त ने भेजी है। 3 साल की बच्ची है। उसको कत्ल कर दिया है। उसके माँ-बाप को मार दिया है। ये क्या है? कोई कोई रियासत का सरबराह, अगर वो जायज़ है, क्या वो इस तरह करता है? मुझे बताएँ, कौन-सी रियासत में ऐसा नहीं, वो होता तो कह रहे हैं ना रोग एलिमेंट्स नहीं है। है? हैं? वो कह रहे हैं रोग एलिमेंट्स नहीं है। कौन से? ये जो बच्चे? मतलब नहीं, जिन्होंने मारा है हम नहीं, तहकीकात करवाएँगे। जिन्होंने मारा है तो वो जी। तो आप ही के लोग हैं ना भई। ऐसा तो नहीं है कि कोई खुफिया अंदाज़ से आके नहीं, मारा। पहले इस चीज़ की उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की है या कन्फेशन किया है कि कुछ इंडिविजुअल केसेस इस तरह के हुए हैं कि जहाँ ट्रांसग्रेशन या ज़्यादती हुई है। लेकिन वो ये कह रहे हैं मजमूई तौर पे अहमद शरा की या जुलानी की पॉलिसी नहीं है कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही देखिए, हैं। कहने में तो पॉलिसी नहीं है। ये तो सारे शुरू में भी इंतज़ार कर रहे थे। जो सीरियन रेजिस्टेंस है, बाकी जो सीरियन अरब आर्मी से जो टूट के लोग गए थे, सही है। सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने जो पहले बीच में बात की थी कि कोई अवामी शक्ल बनेगी, कुछ बनेगा। लेकिन उन्होंने खुद को मुसल्लत कर लिया अपने आप को, और उन्होंने सारा कह दिया कि अब कोई इलेक्शन, तो सबकी उम्मीदें टूट गईं। अब अगर वो ये कहता है कि तहकीकात करेंगे, ये इंडिविजुअल नहीं है भाई, हज़ारों वीडियोज़ हैं। हज़ारों नहीं, सॉरी, दर्जनों वीडियोज़ हैं जो इस वक़्त मंज़र-ए-आम पर है, और ये कोई फैब्रिकेटेड वीडियोज़ नहीं है। ये उन दहशतगर्दों ने, तो है सुने, उन दहशतगर्दों ने कत्ले-आम करते हुए खुद ये वीडियो बना के चलाई हुई हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि फ्रांस ने चला दी हैं, जबकि दाइश वाले मामले में जब दाइश को मार पड़ रही थी, तो दाइश को कमज़ोर, दाइश को ताकतवर बनाने के लिए सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो वीडियोज़ बनती थी, वो ये मगरबी मीडिया बनाता था। वो फैब्रिकेटेड बनाता था। ये तो खुद दहशतगर्द मारते हुए वीडियो बना के चला। अरे साहब साहब, यहाँ पे एक सवाल, एक सहाफ़ती मेरा एक हवाला भी है, बैकग्राउंड भी है। हमने हमने भी जब कोई शाम के हवाले से या कोई फेक इमेजेस पे या वीडियोस पे हम जब तहकीकात करते हैं, हम रिवर्स इंजन सर्चिंग करते हैं कि मिसाल के तौर पे देखने के लिए कि ये वाक़ई ये जो पिक्चर्स हमारे पास वीडियोस जो आ रही हैं ये फेक हैं, जेन्युइन है। जब आपके पास फॉरवर्डेड वीडियोस आती हैं आपके ग्रुप में, आपके दोस्त यार भेजते हैं ऐसे ही ऐसे, क्योंकि माशाल्लाह आपको पूरा मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता जानता है, तो आप फ़ौरन मनोमान उस पे तस्लीम कर लेते हैं कि वीडियो फेक है या जेन्युइन है, या आप थोड़ी-सी और अपनी खोज भी लगाते हैं उसको मज़ीद असर्टेन करने के लिए? देखिए, मैं क्योंकि इसकी मेरे वजह, ये पास सवाल कायम करने की वजह ये है, मैं इसकी आपको मिसाल ये दूँ कि कभी-कभार होता ये है कि ऑब्वियसली मेरे सामने कोई वीडियो आएगी और जिसमें क़त्ल व-गारत है, खून-खराबा है, तो मेरे जज़्बात तो भड़केंगे। लेकिन फिर मुझे अपने आप को शऊरी तौर पे रोकना होता है देखने के लिए कि कहीं, जैसे आपने हवाला दिया हेलमेट वाले का, जो इनकी बाकायदा एक मुहिम थी कि इस तरह के फेक इमेजेस बना के पेश करना। तो अब चूँकि इतनी डिसइन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ सोशल मीडिया पे होती है, आप यकीन नहीं कर पाते कि वाक़ई वो चीज़ एक्ज़िस्ट। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं,
जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे काजी फ़ायज़ा साहब, उनकी वीडियो शेयर की गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को सज़ा इसलिए दी, मुबैना तौर पे कह रहे हैं ताकि सिस्टम के मेरे ऊपर प्रेशर था। लेकिन बाद में पता ये चला, वो वीडियो जो थी 2 या 3 साल पुरानी थी और ये जो लफ्ज़ जो थे उनके ये डॉक्टरेट थे। जी, बिल्कुल। तो अब इस तरह की जब देखिए, चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे पास जो चीज़ें आ जाती हैं कहीं पर कभी भी मैं देखता हूँ, तो आमतौर पे कोई वो चीज़ें इस तरह नहीं होती कि कोई अमूमी किराए से आ रही हों। या तो कोई आप जैसा कोई ऑथेंटिक सहाफ़ी जो ऑलरेडी जो रिसर्च कर चुका होता है, जो तस्दीक के बाद अपने कमेंट्स के साथ उसको शेयर करता है, या तो उसके ज़रिए आती हैं, या फिर हम आती हैं तो मैं खुद भी उसको देखने के बाद 2-4 जगह उसको वेरीफ़ाई करता हूँ कि आया वाक़ईन ऐसा हुआ है चाहे या नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं मेरे ट्विटर पे बड़ी सिलेक्टेड किस्म की फिर मैं उसके ऊपर एक पोस्ट बना के ठीक है, ठीक है। वहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ अपने इज़हार के साथ कि भाई ये गलत हो रहा है या जो भी है। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आँखें बंद करके कि अगर 400 वीडियोज़ आ रही हैं तो हम उसको 400 को हमने उस पे यकीन करना है, उसमें से कोई 4 पे ही जो है ना वो यकीन तो सही है। करेगा। तो ये बात तो तय है कि बगैर वेरिफ़िकेशन के मैं ذاتی तौर पे कोई भी चीज़ को एतमाद नहीं करता, और जब मौका मिलता है बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं बाहर मुल्कों के अरब में, उनसे बात भी करता हूँ, उनसे हाल हवाल भी लेता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ओके, मैं ऑब्वियसली वो सवाल सिर्फ वीडियो करी के बेसिस पे था, जी, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी रिपोर्ट्स पे जी। सबको यकीन है, ज़ाहिर बात है आप एक आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है माशाल्लाह और आप लोगों से कनेक्टेड हैं। ये बताइए कि वहाँ जो एक अबूरी आइन ला दिया गया है ताकि हुकूमत की हद से पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। मुझे जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन मेरी जो अपनी एनालिसिस है, मुझे जो ये लगता है कि शाम के मसले का पायदार हल इस वक़्त की जो खून-खराबा जो है वहाँ पे, वो ये हो सकता है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। तमाम जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनको मिला लिया जाए हुकूमत में। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर वहाँ पर पीस लाना है, सुकून लाना है, तो जितने भी तबक़ात हैं, तो उन तबक़ात की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई एक मजमूई किस्म की हुकूमत जो है वो कायम हो, जिस पर सारे अवाम का मैक्सिमम, सारे नहीं, 90% जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का उसके ऊपर अगर वो हो जाता है तो ये इससे अच्छी बात कोई भी नहीं। और मेरे ख्याल है दुनिया की जो हुकूमतें हैं, जिन्होंने अभी इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, चुलानी को भी बहुत सारों ने कर लिया, बहुत सारों ने अभी नहीं किया। तो उनका भी मौक़िफ़ यही है कि अवाम के साथ दिया जाएगा कि अवाम क्या चाहते हैं। अगर अवाम एतमाद कर लेते हैं और अगर उस एतमाद का कोई ज़रिया है, कोई वोट है, कोई चीज़ है, वो उसको शो कर देते हैं कि ठीक है भई एतमाद है, तो फिर इसका मतलब कि कोई बात नहीं, और उसके अगेंस्ट में कुछ शराइत होंगी। जैसा कि जोलानी ने कहा था कि वो मज़हबी मकामात को हम जो मुक़द्दस मकामात हैं, पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नवासी वहाँ पे जनाब सैयदा ज़ैनब का रोज़ा है, इसी तरह और सहाबाए कराम के मज़ारात हैं और चीज़ें हैं, जो पहले दाइश ने हमले किए थे। जी, जी, बिल्कुल थी। तो अब इन्होंने ये शुरू में कहा था कि हम इनको कोई नुकसान नहीं बचाएँगे। नहीं पहुँचाएँगे, तो फ़िलहाल अभी इसके ऊपर 90% जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोई इंक्लूसिव बन जाती है, अगर ऐसा होता है तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो उसमें जितने भी खित्ते के अंदर ममालिक हैं, उनको भी कोई इश्यू नहीं होगा इस चीज़ से। तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ग्रुप ये जो लेकिन मुसीबत ये है कि ये सब ये चाहते हैं कि ये जोलानी टाइप के दहशतगर्द जो हैं इस तरह के, इन दहशतगर्दों के हाथों में हुकूमत रहे, जबकि अवाम ये नहीं चाहते। अवाम कुछ और चाह रहे हैं। ये मुसीबत है। इस रेजिस्टेंस ग्रुप के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे ईरान का भी हाथ है। अभी तक बहुत ही प्रीमेच्योर इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या सूरत-हाल बनती है। ईरान का तज़किरा हो गया है। आयतुल्लाह ख़ामनेई को डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ख़त लिखा कि हम बात करते हैं जो आपके एटमी मामलात हैं, न्यूक्लियर डील के हवाले से, और उस पे बात करते हैं, और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने धमकी आमेज़ एक लहज़ा अपनाया उनके खिलाफ कि बात करें और उसको हल करें, वरना हमारे पास और भी ऑप्शंस उसको हल करने के। उसमें उनकी तरफ से भी जवाब आया। बहुत ही उसने दुनिया मुस्लिम ख़ामनेई साहब की एक स्पेशलिटी, मैं सिर्फ़ उनको एक सुप्रीम लीडर के तौर पे नहीं देखता। वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और ग़ालिबन मैं ये समझता हूँ कि जब वो गुफ्तगू फ़रमाते हैं, उनकी जो शीरीं ज़ुबान है, एक एतमाद आ जाता है उनकी गुफ्तगू के बाद से। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये नज़र आता है कि उनके जो एक कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो उनकी शख्सियत के अंदर एक एतमाद की फ़िज़ा है, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है मोर दैन एक एज़ अ रिलीजियस पर्सनैलिटी। उन्होंने जवाब दे दिया। ईरान तो अभी भी अपनी बात पर कायम है। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा-सा, जैसे वो गज़ा के हवाले से जो उसकी एक पॉलिसी थी कि वहाँ लोगों को हटा के हम इजिप्ट में, जॉर्डन में भेजें, हम देखते हैं कि वो हट रहा है उससे। तो अब ईरान की तरफ से जवाब जो आया है, कुछ फ़र्क पड़ेगा उसको? देखिए, जो अमेरिका ने जो उसका तरीक़ाकार है डोनाल्ड ट्रम्प का, वो बदमाशी है, धौंस-धमकी है, जो कुछ यूक्रेन के सदर के साथ उन्होंने किया, और वही कुछ वो चाहते थे कि वो ईरान के साथ करें। तो ईरान ने बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आंसर दिया है और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और जो सुप्रीम लीडर साहब की बात है, यकीनन वो सिर्फ़ एक माहिर किस्म के इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फ़ैलसूफ़ हैं। जो भी आप उनके साथ
फिल्म के टाइटल लगाते जाएं वो उस पर फिट आते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो उन जैसी शख्सियत दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अफेयर्स के ऊपर बड़ी दस्तरस रखती है और उनकी एक एक बात जो है वो ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है। उनके फॉलोअर दुनिया में है। तो देखिए उनकी बात क्या है। उन्होंने कितना हसीन फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जिल्लत, धौंस धमकी, बदमाशी के जरिए जो मुज़ाकरात हैं उसका क्या मकसद हो सकता है। जो मुज़ाकरात ही धमकी के जरिए किए जा रहे हों, बदमाशी के जरिए करवाए जा रहे हों, उसका मकसद क्या हो सकता है, आपको दबाना, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब P5+1 जो था उसमें JCPOA में 15 उस वक्त भी अमेरिका था, 5 यूरोपीय ममालिक और भी थे। उस वक्त जब एग्रीमेंट पे हम पहुंच गए थे, एग्रीमेंट की कॉपी बन गई थी, सबने साइन कर दिए थे, साइन किए हुए अपने एग्रीमेंट को फाड़ने वाला कौन था? उन्होंने कहा यही डोनाल्ड ट्रंप था। तो आज ये डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से मुज़ाकरात करना चाहते, किस हैसियत से करना है? और फिर जिसने उस एग्रीमेंट को धज्जियां उड़ा दी थी, फाड़ के मीडिया के सामने उड़ा दिया था, तो आज क्या है कि वो मुज़ाकरात के बाद क्या करेगा? वो फिर ये तीसरी अहम बात जो उन्होंने बताई, ये दूसरी थी। तीसरी है कि उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात इस बुनियाद पे करना चाहता है कि वो अपने लिए सिर्फ लेना ही लेना चाहता है, वो दूसरों को कुछ देना नहीं चाहता है। उसका मकसद है कि बस मैं ही हर चीज़ गेन कर लूँ। तो कहा कि ईरान ऐसी किसी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करने का कायल नहीं है कि जहाँ पर इज़्ज़त ना हो, जहाँ पर यानी आपकी जो अज़मत है, जो आपका जो मयार है, जो वक़ार है, वो पामाल हो जाए और मुज़ाकरात हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान इस चीज़ पर कायल नहीं है कि वो हर चीज़ अपनी दे दे और खामोशी से बैठ जाए। नहीं, ये और मुल्क हैं जो ये करेंगे, लेकिन ईरान ये काम ये नहीं करेगा। तो ये बड़ी उन्होंने दलील, मंतिक के साथ ये बात उन्होंने अपनी कौम को समझा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के उसको खत पता नहीं भेजा है या नहीं भेजा उसने, वो मीडिया के ज़रिए वो सही चला है। सही है। लेकिन नहीं, खत कह रहे एक हैं कि दफ़ा वो भेजा था उसने खत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कोई एडवाइज़र हैं, जी। उनके ज़रिए ईरान तक पहुँचाई गई है वो। पहले भी उन्होंने खत भेजा था, जापान के जो अच्छा। प्रेज़िडेंट थे, उनके ज़रिए। उनके ज़रिए भेजा था, लेकिन ये उस वक़्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला ख़ामनेई, उन्होंने वो खत लेने से ही उनसे वो जापानी अच्छा, लड़ाए इंटरेस्टिंग से चीज़ ये इनकार कर साबिर भाई दिया ये था। है कि खामनेई साहब जब भी कोई जवाब देते हैं, सियासी टेंस माहौल के अंदर जब बहुत ही एक पॉलिटिकली चार्ज माहौल होता है, वो रवायती बयानात नहीं देते बिल्कुल। कि जिससे लगता है कि मतलब सामने वाले की तस्दीक हो। वो अपने दुश्मन को भी वैल्यू देते हैं वैल्यू देते हैं, बिल्कुल। और पूरा एक एनालिसिस करते हैं कि ये जो कर रहा है, ये पहले ऐसे करता था। उसके अंदर प्रॉपर एक डिसेक्शन होती है, एनालिसिस लॉजिक के होती है। साथ। अब मैंने कहा पॉलिटिकल ना कि लॉजिक की बड़ी साथ होती है। मंतिक के साथ उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने अपने साइन किए हुए मायदे को फाड़ दिया है, आप उससे कहते हैं कि मुज़ाकरात से क्या उम्मीद और हासिल ये बहुत इंपॉर्टेंट नाज़रीन, आप भी सोचिए, अपने देखिए कैसे हो जब भी सकता आपके कोई माहौल हो ऑफिसेस के अंदर कहीं पे भी आपको बुली किया जाता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन अपनी आउटबर्स्ट ऐसे निकालें कि सामने वाला और ऑफेंड हो जाए। देयर हैज़ टू बी अ वे है? ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ, अगर इससे हम सीखा जा सकता है तो मुझे। इस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है सही। मुसलमान दुनिया के पास कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्ला ख़ामनेई मुसलमानों के दरमियान मौजूद हैं, और ये उन्हीं की ये एक बसीरत है कि जिससे आज पूरी दुनिया का सियासी, पूरी दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं वो रुकी हुई हैं कहीं न कहीं। अब वरना उन्होंने तहवाला कर देना था पूरी दुनिया को। तो ये एक बड़ा मसला है। और फिर आप देखिए जो अगला मैसेज दिया उन्होंने कहा है कि दुश्मन ये समझ रहा है कि मुज़ाहमत ख़त्म हो गई है, मुज़ाहमत कमज़ोर हो गई है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत जारी है, जारी रहेगी, ओके। और हम फ़लस्तीन की हिमायत करते रहेंगे जैसे पहले। सही। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ना लुबनान की हिमायत से पीछे हटेंगे, ना फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आप जितनी धमकियाँ दे दें, मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की धमकी दें। फिर उनके सदर ने भी अच्छा बयान दिया। ईरानी मसूद सदर पज़ेश्कियान। मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, धौंस धमकी और बदमाशी से हम कोई मुज़ाकरात। आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच वी ऑल शुड लर्न। पाकिस्तान की हुकूमत को आप भी देखिए ना सोचना चाहिए। कितना बेहतरीन है। ये है इज़्ज़त का रास्ता। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही वाज़ेह लेकिन पैगाम। कॉन्सिक्वेंसेस तो आएँगे इसके फिर ईरान के लिए। क्या आएँगे? अभी चीन में बैठक हो गई है। चीन, रूस और ईरान की बहुत अच्छी बैठक हुई है। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई है। इस पे टाइम हो तो कभी बात करेंगे कि उन्होंने वहाँ बातचीत की सही। है, और चीन, रूस तैयार हैं जो अमेरिका के सामने वो ईरान की सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि कोई जोहरी प्रोग्राम के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका को इस तरह बदमाशी नहीं करने दी जाएगी, ठीक है ना? तो ये असल मसला, असल में अमेरिका इस चीज़ के पीछे, अमेरिका कहता है कि आप टेक्नोलॉजी हासिल ना करो, ठीक है। आप तरक्की ना करें, आप एनर्जी हासिल ना करें, सब कुछ अमेरिका कर ले। सही है। तो ये ईरान नहीं मानता। साबिर साहब, आज बिल्कुल वक़्त मुख्तसर है हमारे पास। एक और सवाल मैं आपसे आखिरी जी। सवाल करना चाहूँगा। आप खबरें देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है वो कुछ मुल्कों पे पाबंदियाँ लगाने जा रहा है वीज़ा के हवाले से। और पाकिस्तान के हवाले से ये एक खबर चल रही है
कि उनको कहा जाएगा कि अपने कुछ मामलात को आप ठीक करो। यहाँ बहुत से लोग परेशान हो गए, अमेरिका जाना उनका रुक जाएगा। कैसे देखते हैं आप? लोग परेशान हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये परेशानी उन लोगों के लिए तो है कि जिनका सब कुछ, ये जो पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में रहते हैं कि भाई किसी तरह हम अमेरिका पहुंच जाएं और कतार दर कतार सफारत खानों पे खड़े रहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अगर इसकी बजाय खुदा पे तवक्कुल करें, भरोसा रखें खुदा पर, सही। और कोई इस चीज़ के बारे में सोचें कि भाई तरक्की अमेरिका के अलावा भी कहीं पर है, तो वो दुनिया में कहीं और भी जा सकते हैं। चीन जा सकते हैं? चीन भी जा सकते हैं। अगर ऐसा करें कि देखें, ये भी हो सकता है ना, एक वो आपकी तौहीन कर रहा है, वो कह रहा है कि वीज़े नहीं देंगे, यूँ नहीं करेंगे। आप कहें भाई हम आते ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम कौन हो? बिल्कुल। खत्म, हमें आना ही नहीं है। और उसको आप कहो और ये बात आप कोई मीडिया में नहीं कर रहा। आप अपने आप को यहाँ लाएँ, आप कहें कि तुम हमें वीज़ा पैर पकड़ के दो, हम तब भी नहीं आते। ये बात कोई मीडिया में कर ही नहीं रहा। लोग कंसर्न है कि यार अगर ऐसा हो गया तो तो जाएँगे भाई, मर जाएँगे, क्या होगा? क़यामत आ जाएगी। फिर आखिर एक दिन क़यामत आनी है, एक दिन मरना है। ऐसा तो नहीं है कि क़यामत तक हमने रहना है। तो भाई अगर आप अमेरिका नहीं जा सकेंगे तो आप कहें कि भाई ट्रम्प साहब, हमें शौक भी नहीं आने का, नहीं, तुम खुश उसकी रहो। वजह से लोग और कंसर्न इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से मुमकिन पाबंदी आ जाती है तो दूसरे मुल्कों की तरफ भी जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं ये होगा। भी क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव एडवर्स मार्किंग तो हो जाती है। ऑलरेडी आपके साथ ये मसला है। अमेरिका ने आपको वीज़े दे के भी आपको नेगेटिव मार्किंग में रखा हुआ है। जब कभी अमेरिका में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, वो पाकिस्तान के साथ जोड़ देता है। वो मुसलमानों के साथ जोड़ देता है, ठीक है ना? जब कोई ईसाई, कोई यहूदी दहशतगर्दी करता है, तो ये नहीं कहा जाता कि ये ईसाई मज़हब वाले कर रहे हैं, ये यहूदी कर रहे हैं। हमारे ऊपर तो ये तो ऑलरेडी ये मसाइल हमारे साथ पूरी दुनिया के अंदर हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे आपको वीज़ा की कितनी मुश्किलात हैं, खुद इमिग्रेशन की कितनी मुश्किलात हैं, आपके साथ बिहेवियर कैसा होता है, ये मसाइल तो हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका की पाबंदियों से ये मतलब बहरहाल आपने मुसलमानों का हवाला दिया। आज वैसे बाय द वे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस्लामोफोबिया के खिलाफ आज एक मुकर्रर एक दिन बनाया जाता है जिसमें पाकिस्तान ने अपना बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी बिल्कुल। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा इस दिन को डेजिग्नेट किया गया था। इस वक्त देखते हैं दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से जर्मनी के अंदर राइट विंग जो सियासत है, एलोन मस्क इस तरह के बयारात दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ और खासतौर पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ। आप नहीं समझते अब दुनिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा, और इसके जो इसके अंदर जो शकूक व शुबहात हैं, उनको बयान करना पड़ेगा। हर चीज़ ये नहीं है कि जो आपने बयान कर दी है वो उस तरह से, ठीक है ना? हर चीज़ को मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि आप यानी हर बुराई को मुसलमानों से जोड़ दें इस्लाम से, और हर अच्छाई आप ले जाएँ। यानी ये बड़ा ही, मैं आपको बताऊँ, दुश्मन ने सदियों सदियों मेहनत की है हमारे ऊपर ये काम करने के लिए। हमें ये एहसास दिलवाया है कि हम नाकारा हैं, हम बेकार लोग हैं, और हम ही सारे गलत काम करते हैं, जबकि वो सारे अच्छे काम करता है। ये बड़ी एक प्लानिंग से सदियों से ये काम हुआ है। कॉलोनियलिज्म उसकी एक मिसाल थी। ये ज़्यादा देर चलने वाला अब ये नहीं है। अब दुनिया मॉडर्न है, और आप देखें गज़ा की जो 7 अक्टूबर की जंग है, तूफ़ान अक्सा के बाद इस्लामोफोबिया की जो तासुरात थे, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया कि यूरोप के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने देखा है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं भाई, कौन-सी ताकत से ये लड़ रहे हैं। तहकीक की है उन्होंने, पता चला भाई ये तो ईमान के थे, तो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं, कि जिन्होंने 313 ने 1000 का मुकाबला किया है, जिन्होंने कभी 1000 ने 3000 का मुकाबला किया, और एक जंग में 3000 ने 9000 का मुकाबला किया। तो उन्होंने तारीख देखी तो उन्होंने कहा आज भी यही हो रहा है कि थोड़े से लोग हैं और पूरी दुनिया की ताकत से मुकाबला कर रहे हैं। तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मुसलमान होना शुरू हो चुके हैं। साबिर साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है हमारे पास। ये बताइए अगले पॉडकास्ट में मौज़ूआत मुमकिन क्या हो सकता है? अगले पॉडकास्ट में देखें, एक तो मसला ये है कि इंटरनेशनल अफेयर में हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, तब्दील हो घंटों में तब्दील हो जाते हैं। रहा है। मेरा ख्याल है कि हम देखेंगे कि वो चीन और रूस के बारे में बात चीन- करनी चाहिए, और फ़लस्तीन के मौजू को असर नौ देखना चाहिए, और और अल-कुद्स से पहले हमें ये जो डे आ रहा है, उससे पहले कोई ना कोई एक वाज़ेह नाज़रीन आज बिल्कुल हमने वक़्त बिल्कुल मुख्तसर था। कुछ आ रहा है बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत तफ़सील से हम लेके आएँगे आपकी तरफ। थोड़ा-सा माज़रत आज हमारे पास वक़्त की कुछ कमी थी। साबिर साहब को भी कहीं जाना है, मुझे भी कहीं जाना है, लेकिन हमने आपके लिए क्योंकि हम आपको तनहा नहीं छोड़ सकते, हर वीक कुछ ना कुछ लेके आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड फॉर गिविंग योर फीडबैक, योर सब्सक्रिप्शंस, योर वैल्यूएबल कमेंट्स have so much importance for both of us, I believe, and we will continue to work over this Zavia, and we will try to make it a very impactful podcast in the coming days or so. Thank you so much, साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस सजाई है इस्लामाबाद के अंदर। अल्लाह ताला इनकी काविशों को और कामयाब करे। मुझे साबिर अबू मरियम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।